नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 5 बजने को हैं और वक्त हो चला है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अब से अगले आधे घंटे तक आपको दिन भर की हर बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में आज सबसे पहले बात सिक्किम से आई भयानक तस्वीर की। आपको लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल भारी बारिश और तूफान की वजह से सिक्किम की राजधानी गंगटोक में अचानक पूरा का पूरा पहाड़ खिसक गया और पिछले एक हफ्ते से जारी भारी बारिश से कई जगहों पर यहां पर भूस्खलन होने की वजह से गंगटोक और चीन की सीमा से सटे उत्तरी सिक्किम के कई इलाकों के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। और ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए आप, जरा अंदाजा लगाइए कि पूरा का पूरा पहाड़ का एक हिस्सा ही भरभरा करके खिसक गया। बाढ़ और बारिश की वजह से सिक्किम में भारी नुकसान पहुंचा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी हेमंत फोन लाइन पर इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हेमंत, वहां की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन नुकसान कितना हुआ है, लोगों को कितना नुकसान पहुंचा है? हाँ, ये लगातार बारिश के दौरान ही ये लैंडस्लाइड हुआ है और भारी नुकसान हुआ है और पूरा का पूरा सड़क टूट गया है। बहुत सारे एक्चुअली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। अभी ट्रांसपोर्टेशन पूरा का पूरा बंद है और ये लगातार काफी दिनों से ये लगातार बारिश हो रही है पूरे सिक्किम में, तो इसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ है। अभी जो लैंडस्लाइड हुआ, इसके अलावा कुछ दिन पहले और थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और ये लगातार हो ही रहा है। ठीक है, चलिए, लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, आप नजर बना रखिएगा। हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। बढ़ते खबरों में आगे और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में अगली बात चीन की। दरअसल एलईसी पर चीन और एलओसी पर पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप 27 जुलाई को मिल जाएगी और 4 से 6 राफेल विमान अंबाला में लैंड करेंगे। बताया जा रहा है कि 27 जुलाई को राफेल विमान की डिलीवरी फ्रांस द्वारा भारत को कर दी जाएगी। यानी कि अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है जब राफेल विमानों की जो पहली खेप है उसकी डिलीवरी भारत में हो जाएगी। राफेल विमान फ्रांस से उड़ान भरेगा और यूएई में फ्रांस के एयरबेस पर लैंड करेगा। राफेल के साथ फ्रांस अपनी 2 एयर रिफ्यूलर भी भेजेगा जो कि हवा में ही उड़ान के दौरान राफेल विमान में ईंधन भर सकें। राफेल में 150 किलोमीटर तक की रेंज में मैच्योर मिसाइल लगी होंगी, यानी कि चीन से मिलने वाली हर चुनौती का भारत करारा जवाब दे सकेगा। भारतीय वायुसेना के पायलट ने इन विमानों की ट्रेनिंग ले ली है। ऐसे में जैसे ही ये भारत पहुंचेंगे तो काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी होंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष कुमार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मनीष, ये पहली खेप जो है वो आने वाली है, 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे वक्त में जब लगातार जो पड़ोसियों से वो तनातनी बढ़ती जा रही है, चीन से भी लगातार तनातनी जो है वो बनी हुई है, ये राफेल विमान भारत आएंगे तो कितने अहम हो जाएंगे उस दौरान? देखिए, बहुत ही अहम है सौद। आपको पता है कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान खरीदने के लिए समझौता किया हुआ है और आपको याद होगा पिछले साल ही अक्टूबर महीने में विजयदशमी के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैसे राफेल विमान जो है उसका पूजा अर्चना किया था, आपको ध्यान होगा उन विजुअल्स को। तो अब भारत में डिलीवरी का इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है 27 जुलाई को। हालांकि बता दें आपको, मई में ही राफेल विमान की डिलीवरी होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते उसमें विलंब आई है और 27 जुलाई को हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंबाला जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे, जहां पे राफेल विमान जो है, इन विमानों की डिलीवरी वाकई अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात कोरोना की करते हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। इस दौरान बाजारों में ऑड इवन के तहत ही दुकानें खुलती रहेंगी, यानी जिस तरह सीमित लोगों के साथ दफ्तर और सीमित लोगों के साथ गाड़ियां अभी वहां पर चल रही हैं वो चलती रहेंगी। दीपक दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये जो लॉकडाउन है ये अब वाकई जो इस वक्त है उसकी जरूरत है, लेकिन कितना फर्क होगा इस बार के लॉकडाउन में?
जी जी, दीपक। आपको बता दें कि जिस तरह से नियमों का पालन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है और 31 जुलाई तक का लॉकडाउन का समय दिया हुआ है। ऐसे में जो तमाम जो नियम पहले लागू थे उसी को कंटिन्यू करना है आम जनता को, चाहे मुंबई की जनता हो चाहे महाराष्ट्र की जनता हो। हालांकि जो एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी रियायत दी गई है कि 50% बस में जो जगह होगी उसमें ये लोग तमाम लोग जा सकेंगे। वहीं इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, इन्हें काम करने की छूट दी गई है। लेकिन जो अन्य सेवाएं हैं जो पहले की तुलना में जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था उन नियमों का पालन करना है। मॉल्स की बात की जाए या दुकानों की बात की जाए तो अल्टरनेट डे खुलेंगे। जो समय सीमा है 9 से 5 की है। जो जरूरी सेवाएं हैं वो शुरू रहेंगी। कैब हो या फिर ऑटो रिक्शा हो या फिर टैक्सी हो, इन सभी में 3 लोगों की परमिशन है। ड्राइवर प्लस 2 लोग और यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में सरकार इस पूरे नियम को लेकर सख्त है, इस वजह से भी कि आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि थाने में कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी कि 2 दिन का वक्त दिया गया है कि जिसको जो जरूरी सामान खरीदने हैं वो सामान खरीद ले। उसके बाद कुछ ही सेवाएं चालू रहेंगी जो ठीक है। और जैसी स्थिति महाराष्ट्र में है उसको देखते हुए ये लॉकडाउन बेहद जरूरी भी था। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इन सब के बीच अनलॉक 2 के लिए भी आज गाइडलाइन जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर, गृह मंत्रालय दरअसल अनलॉक 2 के नियम जारी कर सकता है और अनलॉक 1 30 जून को खत्म हो रहा है। उसके बाद 30 जून के बाद से अनलॉक 2 शुरू होगा और अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश कभी भी जारी किए जा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अनलॉक 2.0 में उद्योगों को और ज्यादा रफ्तार मिल सकती है। अनलॉक 2 में मेट्रो, शैक्षणिक संस्थानों यानी कि बच्चों के स्कूल कॉलेज को खोलने या फिर ना खोलने को लेकर के निर्देश जारी किए जा सकते हैं और इसी पर सबकी नजरें भी हैं। अनलॉक 2 में जिम खोले जा सकते हैं, सिनेमा हॉल को लेकर के भी फैसला किया जा सकता है। अमित कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आप देखिए ये कभी भी अनलॉक 2 के नियम जारी हो सकते हैं, किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस होने वाला है? देखिए 2-3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस है। पहली बात तो कंटेनमेंट जोन और जो एरिया होगा उस पर और सख्ती हो सकती है। जैसे कि देखा आपने कुछ लोगों, कुछ जगह राज्यों को ये आज़ादी दी हुई थी तो उस हिसाब से उन्होंने अपने यहाँ पे लॉकडाउन लागू किया। लेकिन स्कूल कॉलेजेस जैसी जगह नहीं खुलेंगी, फिलहाल उसके खुलने की संभावना नहीं के बराबर है। मेट्रो ट्रेन नहीं चलेगी क्योंकि दिल्ली में जो हालात हैं ऐसे में मेट्रो ट्रेन की सेवा शुरू नहीं होगी। इसके अलावा जो मेट्रो सेवा बेंगलोर में है, मुंबई में है तो महानगरों के हालात अच्छे नहीं है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में कोई रियायत फिलहाल नहीं मिलेगी, लेकिन 15 तारीख के बाद कुछ जगहों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू हो जाएंगे, इसकी जानकारी मिल रही है। तो बहुत कम चीजों में छूट मिलेगी। अगर आप कह सकते हैं कि अहम जानकारी आप दे रहे हैं, अमित करेगा अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सब के बीच अगर देश में कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार ने इन सब के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। ब्लड बैंक की तर्ज पर ही प्लाज्मा बैंक बनेगा और यह बैंक 2 दिन में शुरू हो जाएगा। बता दें, प्लाज्मा दान करने वालों के लिए हॉटलाइन नंबर जारी होगा और उसके लिए ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा होगी। बैंक में जमा प्लाज्मा को जरूरतमंदों को दिया जाएगा। जो जरूरतमंद कोरोना पीड़ित हैं उनके इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि प्लाज्मा उन्हीं मरीजों को मिलेगा जिन्हें डॉक्टर इसकी सलाह देगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील भी की है जो कि कोरोना को हरा चुके हैं। देखने में आया कि अगर प्लाज्मा दे दिया जाए तो ऑक्सीजन के लेवल में भी अच्छी बढ़ोतरी होती है और रेस्पिरेशन का लेवल भी गिर जाता है, कम हो जाता है। तो 29 पेशेंट्स को हमने दिया, उसके अच्छे नतीजे आए। उसे हमने केंद्र सरकार को सौंपा और उसके आधार पे केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाजत दी। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। इन सबके बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर अलगाववाद नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफे की घोषणा की है। एक ऑडियो संदेश बाकायदा उनकी तरफ से जारी किया गया है और सैयद
अली शाह गिलानी ने इस ऑडियो संदेश के जरिए अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। सैयद अली शाह गिलानी ने कहा है कि उन्होंने हुर्रियत से खुद को दूर कर लिया है। बता दें कि सैयद अली शाह गिलानी ने यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने इसको लेकर के एक ऑडियो संदेश जारी किया है। आसिफ स्वाब मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त खबर पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या जानकारी, इसके पीछे की वजह कुछ समझ में आ रही है क्या? जी बिल्कुल, हुर्रियत नेता ने खुद 2 पेज का लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि इसको लेकर कई सारे कारण है कि वो हुर्रियत से अलग हो रहे हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो पाक कब्जे वाले कश्मीर में इसी हुर्रियत का दूसरा दड़ा है, उन पर करप्शन का आरोप लगाया है और कहा है कि वो लोग जो है लगातार गिलानी का नाम इस्तेमाल कर वहाँ पे मंत्री पद से लेकर दूसरे जो सरकारी वहाँ पे फायदे हैं वो ले रहे थे और ये सबसे बड़ा कारण बताया है गिलानी ने। और इसके अलावा एक और कारण बताया है कि जिस प्रकार से पिछले साल अगस्त में धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद हुर्रियत की तरफ से कोई गतिविधि देखने को मिली। खासतौर पर जो लोग बंद नहीं थे, गिरफ्तार नहीं थे, वो लोग भी चुप करके बैठे। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि यही सब कारण है, इसलिए मैं हुर्रियत से अलग हो जाता हूं। चलिए ठीक है आसिफ, आप नजर बना रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इन सबके बीच तेल के बढ़ते दामों की बात कर ले तो इसको लेकर के राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि 22 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, इससे जनता त्रस्त है, सरकार को बढ़े हुए दाम वापस लेने चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने मांग की है कि न्याय योजना की तर्ज पर हर गरीब आदमी के खाते में कुछ महीने के लिए सीधे पैसे डाले जाने चाहिए। कि कमजोर लोगों की मदद करने के लिए, मध्यम वर्ग की मदद करने के लिए सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। और हमने 2 सुझाव दिए थे। पहला सुझाव कि न्याय योजना जैसा एक पैकेज आप तैयार कीजिए, 1 साल के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए कीजिए और हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा आप पैसा डालिए, महीने का पैसा डालिए। और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 27 नए मंत्रियों के नामों पर मुहर लग चुकी है। इनमें 9 को दल बदल का इनाम मिल सकता है। बता दें कि कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे 4 लोगों के साथ ही सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में आए हैं, ऐसे लोगों को जो 9 पूर्व विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, उनको नए मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे थे और माना जा रहा है कि इन्हीं मंत्रियों को जो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, उन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा बिसाहूलाल सिंह, एदल सिंह कासना, राजवर्धन सिंह, हरदीप सिंह डंग और कुछ और नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या सुगबुगाहट नजर आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, क्योंकि कुछ नाम तो साफ तौर पर चर्चा में दिखाई दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल सुगबुगाहट पूरी तरह से आ चुकी, क्योंकि लंबे समय से इस बात का इंतजार हो रहा था कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कब कैबिनेट का विस्तार होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, उसके बाद से 1 महीने तक ये पहला मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पर सिर्फ मुख्यमंत्री ने ही पूरी सरकार चलाई थी। तब कोई कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं था। और अब जबकि 5 मंत्री अभी मौजूदा स्थिति में है और अब जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में है और तमाम जो चाहे अमित शाह हो या बड़े नेता हो, जेपी नड्डा हो, इन तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो नाम है लगभग तय हो चुके हैं कि किसको मंत्री बनाना है। और उसमें खासतौर पर सिंधिया समर्थक जो पूर्व विधायक है, उन पर सबकी नजर है कि आखिरकार उनमें से किसको मौका मिलेगा। चलिए, नजर आप बनाए रखिएगा पूरी तौर पर। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। और अगली खबर चीन से जारी सीमा विवाद के ऊपर थल सेनाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के दावे की, दरअसल दोनों की तरफ से बड़ा दावा आया है। सिंह ने यह दावा किया है कि गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों की झड़प के पहले चीनी टेंट में आग लग गई थी। वीके सिंह ने घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा है कि समझौते के बाद भारतीय सेना ने चाइनीज सैनिकों से उनका टेंट हटाने को कहा और हटाने के दौरान रहस्यमयी तरीके से टेंट में आग लग गई। इसके बाद भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प शुरू हो गई और इसमें भारतीय सैनिक चीनियों पर भारी पड़े।
तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे, और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। और इधर सरहद पर चुनाव के बीच भारत जापान की दोस्ती की तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों को देख करके चीन भी तनाव में है। दरअसल चीन के साथ तनाव के बीच भारत और जापान की नौसेनाओं ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया है और इस एक्सरसाइज में दोनों ही देशों के दो युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। यह संयुक्त युद्धाभ्यास इसलिए खास है क्योंकि यह ठीक ऐसे समय पर हुआ है जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है और कल ही चीन को जापान ने सबक सिखाया था। जापानी एयरबेस में घुसे चीन के एक बॉम्बर प्लेन को दरअसल जापानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने दूर तक खदेड़ दिया था। कुछ दिन पहले ही जापानी नौसेना ने एक चीनी पनडुब्बी को भी मार भगाया था। इन सब परिस्थितियों के बीच यह युद्धाभ्यास अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। बढ़ते आगे खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने रानीपुरा इलाके में 3 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। तीनों आतंकियों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। बता दें कि जून में अब तक 15 एनकाउंटर हो चुके हैं और 50 से ज्यादा आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं घाटी में, और इससे घाटी के अंदर आतंकवादियों में भी बौखलाहट दिखाई दे रही है। लेकिन लगातार जो सेना ये ऑपरेशंस चला रही है, इन ऑपरेशंस में 50 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।